जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के प्रधानी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में ऐसे 10 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा प्रधानों के, जिला पंचायत सदस्यों के और तमाम ऐसे दावेदारों के पर्चा खारिज होते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो आपका पर्चा खारिज नहीं होगा साथियों। आज मैं आपको बारीकी से वो बातें बताने वाला हूं, वो प्रमुख ऐसे 10 कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से पर्चा सबसे ज्यादा खारिज होते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, तस्वीर में पढ़ सकते हो प्रधानी का पर्चा खारिज होने के 10 बड़े कारण। आप भी जान लो ताकि पर्चा न हो खारिज। अगर आप भी यूपी में पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो या लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे आप बचना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नामांकन रद्द होने के 10 बड़े कारण, और लगातार यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर समझिए साथियों। अगर इन बातों में गड़बड़ी हुई तो नामांकन आपका रद्द हो जाएगा। अब वो कौन सी ऐसी बातें हैं? गलत प्रस्तावक। अब प्रस्तावक क्या होता है? हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, अगर पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको प्रस्तावक के बारे में जानकारी कर लेनी है। हमारे जितने भी पुराने प्रत्याशी होंगे उनको प्रस्तावक के बारे में A to Z पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का पंजीकृत मतदाता नहीं। अगर आप भी ये गलती करते हो तो आपको सुधार लेना चाहिए। क्या सुधार लेना चाहिए? प्रस्तावक आपको उसी गांव से लेना है, दूसरे बगल के गांव से नहीं बनाना है, तब आपका पर्चा खारिज नहीं होगा। अगर आप प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत यानी उसी ग्राम पंचायत से नहीं बनाते हो, दूसरे ग्राम पंचायत से बनाते हो तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर आप प्रस्तावक उसी गांव से बनाते हो तो आपका पर्चा ठीक ठाक रहेगा। तो ये पहला कारण हो गया। अब उम्र 21 साल से कम। प्रधान पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष पूरा नहीं हो। अब बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी तो करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन वो अपने जन्म तिथि पर भी ध्यान नहीं देते हैं कि मैं 21 साल का पूरा हूं कागज में कि नहीं हूं। बस वहीं पर गलती कर जाते हैं। वैसे तो उनकी उम्र पूरा होती है लेकिन कागज में वो 21 साल के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पर्चा रद्द होने के कारण एक दूसरा कारण भी सबसे ज्यादा है कि उम्र कम होना। तो अब बात हमारी समझ चुकी है। अब तीसरा कारण देखिए, जातीय आरक्षण गलत। अब ये क्या है, इसको आपको समझना है। SC ST OBC महिला आरक्षण में गलत दावा। अब मान के चलिए आपके गांव में सीट आया है OBC और आप हो ST, तो आपने पर्चा भर दिया OBC का, प्रमाण पत्र लगा दिया गलत। तो जब आपका नामांकन की प्रक्रिया की जांच होगी तब आपका पर्चा इसमें खारिज हो जाएगा। बहुत से साथी गलती करते हैं कि जाति जो सीट होती है SC के लिए रिजर्व हुई तो वो OBC के लिए, यहाँ पर OBC का आदमी था, OBC ने पर्चा भर दिया, तो जब पर्चा का जांच हुआ तो पर्चा खारिज होएगा। तो आपको क्या करना है? अगर आपके गांव में SC सीट आई है तो अगर आप SC हो तो SC का पर्चा भरना है। अगर आप ST हो और ST की सीट आई है तो आप ST की अगर जाति से आते हो तो आपको ST का पर्चा ही भरना है। अगर आप OBC की सीट आपके गाँव में आई है, अगर आप OBC हो तो आपको OBC सीट पर ही चुनाव लड़ना है। अगर आप महिला हो, या अब इसको महिला में भी देखना है, महिला में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सामान्य महिला आती हैं तो सभी महिलाएं चुनाव लड़ जाती हैं, लेकिन कहीं महिला OBC आया, महिला ST आया या महिला SC आया, तो महिला अगर SC समाज से है तो उसी समाज की महिला चुनाव लड़ सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है ना। यहाँ पर SC महिला में OBC महिला चुनाव नहीं लड़ पाएगी, न ST महिला चुनाव लड़ पाएगी। अगर OBC महिला की सीट है तो OBC महिला ही चुनाव लड़ पाएगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, शपथ पत्र एफिडेविट अधूरा। अब बहुत से साथी चौथी गलती सबसे ज्यादा करते हैं। क्या होता है? आय, आपराधिक मामला या संपत्ति की जानकारी आप लोग छिपा लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर दर्शाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका ओरिजिनल आय क्या है, आपकी आपराधिक मामला क्या है, आपकी संपत्ति ओरिजिनल में क्या है, अगर आप इसकी जानकारी चुनाव आयोग से या कहीं और छिपाओगे तो आप फंस सकते हो साथियों। कैसे फंस सकते हो? मान के चलिए अगर आपके नामांकन पत्र की जांच हुई और जांच में पाया गया कि आप करोड़पति हो और आप यहाँ पर दिखा दिए हो कि मैं तो गरीब आदमी हूं कागज में, तो जब जांच होगी, पर क्रॉस चेकिंग होगी, तब आप इसमें फंस जाओगे और नामांकन आपका रद्द हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 5वां, बकाया सरकारी पैसा। ये भी बहुत से लोग गलती करते हैं
नामांकन भरते समय ग्राम पंचायत, बैंक, सहकारी समितियों का बकाया जिनके पास है वो नहीं चुकाते हैं तो यहाँ पर उनका पर्चा भी यहाँ पर रद्द हो जाएगा, क्योंकि वो चुनाव से वंचित रह जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं, इन पांचों बात में से अगर आप कोई गलती कर रहे थे तो आप अपना राय लीजिए, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, सरकारी कर्मचारी होना उम्मीदवार अगर सरकारी नौकरी में है। अब लगातार बहुत से ऐसे साथी सवाल करते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारी चुनाव लड़ सकता है? तो नहीं लड़ सकता, लेकिन एक रास्ता है कैसे लड़ सकता है। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उस पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और यहाँ पर एफिडेविट लगाना पड़ेगा, वहां पर एनओसी लगाना पड़ेगा कि अब मैं इस उस विभाग से एनओसी लेकर आना होगा और लगाना पड़ेगा नामांकन पत्र के साथ कि मैं अब ये यहाँ पर कार्यरत नहीं हूं, मैं यहाँ से पदमुक्त हो चुका हूं, इसलिए मेरा पर्चा वैध किया जाए। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी यहाँ पर चुनाव इस तरह से लड़ सकता है। अब यहाँ पर एक से ज्यादा जगह नामांकन। अब बहुत से ऐसे साथी होते हैं कि अपने गांव का तो पर्चा भर देते हैं और दूसरे बगल के गांव में भी पर्चा भर देते हैं, तो इसी क्रम में एक से ज्यादा नामांकन, एक से अधिक सीट से नामांकन, पर्चा खारिज हो सकता है। अब ये जो एक सीट से ज्यादा नामांकन वो सिर्फ विधायकों के लिए ही है, सांसदों के लिए है, प्रधानों के लिए और पंचों के लिए नहीं है भाइयों। ये नियम गलत है, 7वां नियम बहुत गलत है। अगर एक आदमी चाहे तो कहीं से भी प्रधानी का चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विधायकों के लिए छूट है, सांसदों के लिए छूट है और बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को छूट है। छोटे पदों पर यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। तो 7वां नियम आपको कैसा लगा आप बताइए। अब 8वां, नामांकन फीस जमा नहीं, निर्धारित शुल्क नहीं दिया। अब सबसे ज्यादा गलती नामांकन शुल्क लोग करते हैं। अब ये क्या चीज है, आपको यहाँ पर चालान के माफिक यहाँ पर कुछ शुल्क जमा करने होते हैं जो चुनाव आयोग ने प्रधानी के चुनाव को लेकर, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को यहाँ पर निर्धारित किया है। लेकिन बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो यहाँ पर पैसा तो भरते हैं लेकिन उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ यहाँ पर लगाते नहीं है, इसलिए उनका पर्चा यहाँ पर खारिज हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, जैसा कि आप नामांकन की फीस जमा करो, ऑनलाइन जमा करो या तेजरी में जाकर जमा करो, तो आप वहाँ का रिसीविंग लेकर वहाँ पर लगा दिया करो, ताकि जो अधिकारी यहाँ पर चेक करे तो आपका जो पर्चा हो वैध पाया जाए। अब ये गलती आपको नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, गलत दस्तखत या गटिंग, फॉर्म में ओवर राइटिंग या साइन मिसमैच। अब बहुत से साथी होते हैं साइन 4-5 जगह करनी होती है, बहुत जगह जल्दीबाजी में इधर उधर बना दिए, बहुत जगह इस तरह बना दिए, उल्टा तीछा आड़ा बना दिए। तो यहाँ पर आपको साइन बड़े आराम से करना है, दस्तखत बड़े आराम से करना है, और अपने नामांकन पत्र में ओवर राइटिंग नहीं करनी है, लिपा पोती यहाँ पर नहीं करना है साथियों। तो यहाँ पर साइन मिसमैच अगर हुआ तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब कानूनी अयोग्यता, अदालत से अयोग्य घोषित व्यक्ति। अब जो सजा याफ्ता है, आप सभी को पता है वो कौन लोग हैं, पागल हैं, सनकी हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। गंभीर अगर बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, तो उनका भी चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है साथियों, क्योंकि अगर आदमी बीमार है, अधिक बीमार है कि अब वो नहीं बचेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, हमारे जितने भी साथी होंगे, हमारी बात को अगर समझ में आई हो तो अपना राय जरूर दो। अब यहाँ पर देखिए, शपथ पत्र एफिडेविट कैसे भरना है। शपथ पत्र सबसे जरूरी कागजात होता है। शपथ पत्र में क्या लिखते हैं, नाम पता लिखते हैं, उम्र शिक्षा लिखते हैं, संपत्ति चल असल लिखते हैं, बैंक बैलेंस लिखा जाता है, कोई केस है या नहीं है, आय का विवरण कैसे बनवाएं, वकील या एससी केंद्र सेंटर जाएं। अब मैं सबसे बढ़िया आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप वकीलों के माध्यम से अपना एफिडेविट बनवा सकते हो और अपना पर्चा भी नामांकन पत्र भरवा सकते हो। अगर आपको प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो पर्चा भरते समय किसी जानकार वकील से आप संपर्क कीजिए, आपका पर्चा A to Z भर के तैयार कर देगा। बस आपको ब्लॉक में जमा करने के लिए ही जाना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो अपना राय जरूर दो। अब यहाँ पर देखिए, जीत के बाद प्रधानों का क्या अधिकार होता है, इसको भी समझ लीजिए। पर्चा भरने से लेकर जीत तक मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधान बनने के बाद मुख्य अधिकारी मिलते हैं। क्या मिलते हैं मुख्य अधिकार? प्रशासनिक अधिकार, ग्राम सभा की बैठक बुलाना, विकास कार्य की अध्यक्षता, पंचायत कर्मचारियों पर नियंत्रण। आर्थिक अधिकार, पंचायत खाते में भुगतान की सिफारिश, विकास योजना की मंजूरी। योजना संबंध अधिकार, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, शौचालय, सड़क नाली, पेंशन और राशन। साथियों, ये तमाम ऐसे योजना है जो यहाँ पर प्रधानों के अधिकार मिलता है। अब आखिरी और अंतिम देखिए, प्रधान चुनाव में खर्च लिमिट, यानी अगर प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको ये यहाँ पर उदाहरण देखना है। प्रधान चुनाव में खर्च की सीमा तय होती है। खर्च सीमा अनुमानित यूपी जैसे राज्य में यहाँ पर अनुमानित आंकड़ा
40 से 75,000 तक आप खर्च कर सकते हो। ग्राम पंचायत की जनसंख्या पर निर्भर है। खर्च में क्या क्या जुड़ता है, पोस्टर बैनर जुड़ता है, पंपलेट झंडा दिखता है, गाड़ी पेट्रोल दिखता है, माइक टेंट लगता है, सोशल मीडिया प्रचार लगता है। खर्च सीमा पार हुई तो नोटिस आएगा, जुर्माना कटेगा, चुनाव भी रद्द हो सकता है। तो हमारे कितने साथियों को हमारी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो आप अपना राय दे सकते हो, और कुछ सवालात हैं तो वो पूछ सकते हो, हम जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। जय हिंद साथियों।